आइए सुनिए गबन भाग 14। जालपा अब एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा ना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की जरूरत भी न रही। वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्राभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठस्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजा कर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के संग गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्चा भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी, उसका मुंह जोहता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बाहर देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किसी बात में कम है। रूप रंग में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित ना होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लिया ले जाता तो पंडों से तक न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। मां लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता गया। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलोटी, फुहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी ना कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था, मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे।
आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोंक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने ना देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चीख की आड़ में बैठी रहे। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो? रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। मैं तो शर्म के मारे गड़ जाऊं। अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। और जो कहीं अम्मा जी देख लें? अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद में मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या करती, इनकार करते भी तो ना बनता था। तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा? तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहां है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसे ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। ये तो पूरी विपत्ति गले पड़ी। विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज कुर्सियां चाय के सेट रमेश के यहां से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटेहाल चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी। जड़ाऊ, कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी ना थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जंचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिले। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की ना होंगी। 150? इतना फजूल खर्च मैं नहीं हूं। 150 से कम की ये चीजें नहीं हैं। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है। मेरे रुपए वसूल हो गए। सच बताओ, कितने रुपए खर्च हुए? सच बता दूं, 135 रुपए।
₹75 की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। ये 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़ी कहा था, मगर ये सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मगन था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहां से अदा हो जाएगा? जरा सुनो, कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहां से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूं? इन चीजों को लौटाओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिन पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण एडवोकेट हाईकोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता? 6 महीने पहले वह कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रण होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहां वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहां किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेमते हुए कहा, जी हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस में हूं, अभी हाल ही में आया हूं। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहां जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित ना समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता, मैं 25 रुपए का क्लर्क हूं, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, ना, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहां 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। यहां संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वे ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ ना सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठे। दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे।
रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूं। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी। दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बागीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहां यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती। दूध भी हजम नहीं होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां से निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में ना मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी ठहर जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूं, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहां तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? हां, अभी 5 ही वर्ष तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया। तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकते इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूं ईश्वर की यही इच्छा थी। लेकिन मैं जब से आई हूं मोटी होती चली जाती हूं। डॉक्टरों का कहना है तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूं। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूं कि दुबली हो जाऊं। गर्म पानी से टब स्नान करती हूं, रोज पैदल घूमने जाती हूं, घी दूध कम खाती हूं, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूं, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूं। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकलता जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूं ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूं। मैं जितना चाहूं खर्च करूं, जैसे चाहूं रहूं, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूं अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है।
अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूं। आखिर वह मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहां तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, हैं तो देवता ही। अभी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहां किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है न जाने क्या मिला दें। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वे मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रामानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए, पूछती हूं। रतन, आज तुम्हारे आने से जी खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूं। जी घबराया करता है। किसके पास जाऊं? किसी से परिचय नहीं, और ना मेरा मन चाहता है कि उनसे मैत्री करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ दूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थी। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कैसे लज्जा आती है। तुम घड़ी आध घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य भाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियां जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वे भी तो आ गए। हाँ, पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा, क्यों, चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा? रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हां, बना क्यों नहीं सकता? इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे? जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है? वह मर जाएगा पर यह उज्र ना करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय ये ना कह बैठें, सर्राफ से पूछकर कहूंगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? मैं आज ही सराफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, आपकी रविवार को मेरे घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आज देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहां गए थे? जी हां, 3 रुपए की चपत पड़ गई। कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से रहा रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ
अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूं, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूंगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियां, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ना कुली की जरूरत, ना मजदूर की। उन्हीं मूसल चंद को रगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मजा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूंगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रामानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रख चुके हैं ना? अजी अभी 6 और बाकी हैं। पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीजें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, ये बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठल्लुओं की खुशामद करने से क्या फायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीजें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीजों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहां रखा जाए, कौन तस्वीर कहां लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहां बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों बाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहां रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। ना इनकी सी कह सकता था, ना उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहां आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। ये तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी के प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है, जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चल रहा है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। ये चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला, किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी, लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेर, कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब मानता हूं। दयानाथ,
यह तो आपकी जबान है, उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर मैं किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतन बाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी ना चली जाए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने ना हाथ बढ़ाया और ना जगह से हिले, सक पकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत ना समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए वे रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सराफ से कह तो दिया होगा। रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हां, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उनके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंदते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद नहीं रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं, आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूं जल्द से जल्द कर डालती हूं, विलंब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानंद, जी हां, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचाए। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है, जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती है। यहां तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल के स्त्री घर से बाहर पांव निकाले। दयानंद, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करें? संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फूटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए ना जाने किस लिए दिए। दयानंद, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल ना चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कानों में पड़ गए। भौहें चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूं, उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूं, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेमते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभाग क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ है? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूं, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूं, इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी?
मैं जो कुछ खर्च करता हूं ईमान से कमाकर खर्च करता हूं। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। वह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझते हो तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहां मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। ये मेरे खातिर झूठ ना बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग अख्तियार किया है उसके पहले मैं मुख में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा यह किस्सा तो हो चुका, अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूं। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आंच ना आने पाए। किसी को कानों कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं। वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूं। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे सराफ से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास से ही खर्च कर दो, पर वह यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, पर हां बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा। यहां कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेमते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए ले लिए होते तो शायद उथल पुथल ना होती। वह अपनी सफलता पर खुश होती, पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होंगी।